हम इस बज़्म का, इस महफ़िल का जो उर्दू कहानी की कहानी है, इसका बाज़ाब्ता आगाज़ करते हैं। कहानियाँ ज़िंदगी से जन्म लेती हैं और उन तमाम चमनज़ारों और संगलाख ज़मीनों से गुज़रती हुई वहाँ तक पहुँचती हैं जहाँ ज़िंदगी और कहानी में फ़र्क करना मुश्किल, तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। उर्दू कहानी के प्रेमचंद से लेकर आज तक के सफ़र पर एक तायराना नज़र भी डाली जाए तो उन आसमानों की झलक देखने को मिल जाती है जिसे मंटो, बेदी, इस्मत, कुर्रतुल हैदर और काजी अब्दुल सत्तार से लेकर रतन सिंह और इकबाल मजीद ने बुना है। अफसाने कई दहाइयों से इन हजरात की ज़िंदगी का सबब भी हैं और मकसद भी। रतन सिंह साहब के 3 नावलेट, कहानियों के 6 मजमूए और ख़ुद नविश्त के अलावा तराजिम के कमोबेश 9 मजमूए मंजर आम पर आ चुके हैं, 9 किताबें आ चुकी हैं तराजिम की। आप उर्दू के साथ साथ पंजाबी में भी लिखते हैं और आपको दोहा के फ़रोग़ अदब अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। हमारे दूसरे पैनलिस्ट इकबाल मजीद साहब उन फिक्शन निगारों में हैं जिन्होंने बाद की नस्लों के लिए एक नई ज़मीन तैयार की। आपने रेडियो के लिए फ़ीचर्स और डॉक्यूमेंट्रीज़ भी काफ़ी बड़ी तादाद में लिखी हैं और थिएटर के लिए भी काफ़ी कुछ लिखा है। आप दिल्ली उर्दू एकेडमी के बहादुर शाह ज़फ़र अवार्ड से भी नवाजे जा चुके हैं। खुर्शीद अकरम साहब नए अफसाना निगारों में भी इतने पुराने हो चुके हैं कि उन्हें हमारे तारुफ़ की चंदा ज़रूरत नहीं, फिर भी आप शायरी, तनकीद, अफसाना निगारी तीनों असनाफ़ पर कुदरत रखते हैं और ये तीनों खूबियाँ उन्हें अपने मासरीन से मुमताज़ और मुनफरिद बनाती हैं। काफ़ी अरसे तक आप उर्दू के एक अहम रसाले आजकल के एडिटर रह चुके हैं और फ़िलहाल सोशल मीडिया पर भी काफ़ी एक्टिव हैं। अब आप इसे हुस्न इत्तेफाक कह लें कि ये तीनों हजरात, तीनों ग्रां कद्र हस्तियाँ जो इस वक्त स्टेज पर मौजूद हैं, इनका ताल्लुक़ ऑल इंडिया रेडियो से रहा है। अगर आप मुझे उसमें शामिल न भी करें तो ये ऐसी शख्सियतें हैं जिनके साथ यहाँ मौजूद होना मेरे लिए फ़ख्र का बाइस है। मैं गुजारिश करता हूँ खुर्शीद अकरम साहब से कि वो इस गुफ्तगू का बाज़ाब्ता आगाज़ फरमाएँ। खुर्शीद अकरम, शुक्रिया। हमारी खुशकिस्मती है कि इस बीच में आज हमारी महफ़िल में रेख्ता की जानिब से मुनक़िद की गई इस महफ़िल में हमारे 2 नहायत सीनियर अफसाना निगार नावल भी लिखे हैं, लेकिन बुनियादी हैसियत हम अफसाना निगार की रखते हैं और जिनकी लिखने की उम्रें अब 50-60 साल से ज़्यादा की हो गई हैं। ख़ुद जो अब 90 से, रतन सिंह साहब 90 से ऊपर हैं, इकबाल मजीद साहब बस कोई दिन में 90 पार कर जाएंगे इंशाअल्लाह वल अज़ीज़। तो और इन्होंने जो ये इतना लंबा ज़माना उर्दू अदब में, उर्दू अफ़साने में गुजारा है और हमारी मैं इसको यूँ भी देखता हूँ कि तकरीबन ये पूरा 60 बरस इन लोगों ने बहुत ही सरगर्म, क़लमी तौर पे बहुत ही सरगर्म ज़माना गुजारा है। रतन सिंह साहब अभी हाल तक मैंने इनकी कहानियाँ पढ़ी हैं। इकबाल मजीद साहब की अभी हाल में भी मैंने, मेरे ख़्याल में 4-6 महीने पहले किसी रिसाले में मैंने एक कहानी पढ़ी इनकी। और उसी तरह तवाना और ज़िंदा कहानियाँ, जैसे इन दोनों हजरात का अपना अपना मिजाज है। उर्दू कहानी में शायद मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि उर्दू कहानी में ये दोनों हजरात किस मकाम पे हैं। 60 के बाद का जो अफ़सानवी अदब है उर्दू का, अगर उसकी तारीख़ लिखी जाएगी तो जैसे और कई नाम हैं, सुरेंद्र प्रकाश का, बलराज मेहंद्रा का, अनवर सज्जाद का, इन तमाम लोगों के नाम लिए जाएंगे। एक अलग कैटेगरी के तौर पे इसमें 2 बहुत अहम नाम आएंगे, रामलाल का, इकबाल मजीद साहब का, रतन सिंह साहब का। ये वो लोग हैं जिन्होंने जो
सोहेल अजीमाबादी, हयातुल्लाह अंसारी, और जिसने उस ज़माने में उर्दू अफसाना निगारी को उर्दू अफसाने का दामन वसी किया जब एक झुटपटा सा था। 50 तक आते आते उर्दू कहानी का मंजरनामा बदल जाता है, क्योंकि वो जो तरक्की पसंद अफसाना निगार थे और जो हमारे उर्दू के 4 बड़े सुतून थे, वो अपने हमवार ज़मीन पर आ गए थे और एक नई नज़रियाती तौर पे, फ़नी तौर पे उर्दू अफसाना एक नए ज़माने में दाखिल हो रहा था, जिसमें पुराना अपनी जगह पे कायम था और अपनी जगह कायम रखने की जद्दोजहद कर रहा था, और नया अफसाना निगार और नया अफसाना वो अपने लिए अपने कदम बढ़ाने के, अपने कदम जमाने की कोशिश कर रहा था। इसी कशाकश के दरमियान के ये दोनों हजरात पैदावार हैं। इन्होंने अपने बुज़ुर्गों को देखा है, एहतशाम साहब, आले मसूद साहब और इन सब लोगों, हम इनसे सुनेंगे इनकी कहानी। ये जो है खुद आज के इस प्रोग्राम का उन्वान है कहानी की कहानी। रतन सिंह साहब ने बहुत दिनों तक ये कहानी के नाम से एक कॉलम लिखे हैं इस तरह से कि इन्होंने मिसाल के तौर पे कृष्णचंद्र की कहानी लिखी, गयास अहमद गद्दी की कहानी लिखी, इस हकीर की भी एक कहानी भी इन्होंने कहानी की कहानी लिखी। तो रतन सिंह साहब जो है वो मतलब बहुत ही मल्टी फेसेटेड हैं, मतलब उर्दू में कहानी लिखते हैं, पंजाबी में शायरी करते हैं, और उसके अलावा बहुत ही तख्लीकी सतह पे उन्होंने उन कहानियों को जो इन्हें अच्छी लगी उन्होंने तज्ज़िया किया और उसको कहानी के पैराए में बयान करने की कोशिश की। ये उनका है। रतन सिंह साहब, आपने कहानी की कहानी लिखी, आज वक्त है कि हम आपसे आपकी कहानी सुनें और कहानी की कहानी को आपने कैसे आगे बढ़ाया है, कुछ उस पर हम आपको सुनना चाहेंगे। आपने लिखना शुरू किया, जैसा कि आपने बताया था, एक जगह कहीं आपने लिखा है कि आप पंजाबी में कुछ नज़में लिख रहे थे जब आपको रामलाल साहब ने कहा कि भाई आप कहानी लिखिए और उर्दू में लिखिए। तो रामलाल साहब का बहुत शुक्रिया, आज जहानी रामलाल जहाँ भी हों, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं उर्दू वालों की तरफ से कि उन्होंने हमें उर्दू का एक कहानीकार दिया। तो रतन सिंह साहब, आप जो हैं कहानी लिखने की तरफ कैसे राग़िब हुए? वो ज़माना जो कहानी का था, आपने कैसे इसको महसूस किया कि आप कहानी लिखना चाहिए आपको, और वो भी उर्दू में? आपने कहा कि आपकी उर्दू की तालीम वाजिबी है, 8 क्लास तक पढ़े हैं, है ना? जब पंजाबी में आप पहले से लिख ही रहे थे, फिर ये उर्दू कहानी की तरफ आने का आपका जहन कैसे बना? उन्होंने कहा तो ज़रूर रामलाल ने, लेकिन आपका जहन कैसे बना और कौन सी सोहबतें थीं जिन्होंने आपको उर्दू कहानी की तरफ इस तरह मायल किया? जहाँ तक उर्दू में लिखने का सवाल है, मैंने 45 में मैट्रिक किया था और उस ज़माने में तालीम अल्फ बे से शुरू होती थी। यहाँ तक मैं जिस गांव का रहने वाला हूँ, वहाँ मिडिल स्कूल था और सारे मज़ामीन उर्दू में पढ़ाए जाते थे। साइंस, हिसाब, तारीख़, जोग्राफिया। इसलिए उर्दू में लिखने की मशक भी थी। एक और बात, मेरे चचा, जो करीबी चचा थे, सरदार गुरबख्श सिंह, वो 8वीं जमात पास थे या शायद 10वीं। गांव में वो सबसे पढ़े लिखे आदमी समझे जाते थे और उनकी उर्दू की राइटिंग, इमला इतनी खूबसूरत, लगता था जैसे सितारे गढ़ रहे हो कागज पर। सारा गांव वो इस बात के लिए मशहूर था, गुरबख्श सिंह साहब, के
गुरबख्श सिंह से खत लिखवाओ, जल्दी जवाब आएगा। गुरबख्श सिंह से खत लिखवाओ, ये काम पूरा हो जाएगा। खुशी की खबर वही मंगवाएगा। और सारा गांव उसी से खत पढ़वाने उन्हीं से खत पढ़वाने आते थे। मुझे इत्तेफाक से वो बहुत मोहब्बत करते थे और मेरे लिए वो आइडियल हो गए। 45 में मेरी पढ़ाई जब छूट गई और पार्टीशन हो गई और सारे घर की जिम्मेदारियां मुझ पर आ गईं, उस वक्त मेरे पास सिवाय उर्दू के और कोई दौलत थी ही नहीं। एक मैट्रिक पास उस ज़माने का अंग्रेजी कितनी कर सकता है। दफ्तर में काम करने के लिए जितनी ज़रूरत होती थी काम चल जाता था। लेकिन ज़रिया इजहार मेरे लिए उर्दू ही बना। रही बात कहानी की, तो कहानी तो शायद मैंने 2-2.5 साल की उम्र में या 3 साल की उम्र में उस वक़्त सोचनी शुरू कर दी थी जब मेरे माँ बाप मेरे सारे बहन भाइयों के साथ लाहौर में या कोयटा में रहते थे और मुझे सख्त मिजाज दादी के पास छोड़ दिया था। ज़रा सी गलती हुई नहीं कि दादी तुम के रख देती थी। ऐसी मार पड़ी है बचपन में कि रतन सिंह के बिगड़ने का कोई गुंजाइश बाकी रही नहीं। उस वक़्त ऐसी सख्त मिजाज दादी के पास रहते हुए मैंने 2.5-3 साल की उम्र में ये सोचना शुरू कर दिया था कि मैं अपने माँ बाप का असली बच्चा नहीं हूँ। मैं बाकी सारे बहन भाई अगर माँ बाप के पास रहते हैं तो मुझे दादी के पास क्यों छोड़ दिया गया? ज़रूर मैं कहीं इनको गिरा पड़ा मिल गया हूँ और वो उन्होंने दादी के पास छोड़ दिया है। ये कहानी मैंने दादी के पास रहते हुए अपने दिमाग में घड़ ली थी। यहाँ तक कि जब बड़ा होने के बाद जब असलियत का एहसास हुआ तो भी मेरी अपने माँ और बाप के दिल के लिए मेरे दिल में वो इज्जत नहीं थी जो दादी के लिए थी, क्योंकि पाला पोसा तो उसी ने था। सख्त मिजाज थी, मारती थी तो इसलिए कि अंधेरा होने के दिया जलने से पहले गांव में घर क्यों नहीं आए हो, इसी बात पे मार पड़ती थी। और मोहब्बत इतनी, मैं 13-14 साल की उम्र में मेरा जब कद 6 फुट का हो गया था और एक बार बुखार की वजह से मैं अपने खेतों में बेहोश पड़ा था, तो मुझे उस उम्र में भी खेतों से उठा कर घर ले आई थी। रास्ते में उसे मदद मिल गई थी दूसरे लोगों की, लेकिन हिम्मत उसी ने जुटाई कि बेहोशी में मुझे उठा के वो घर की तरफ चले। एक बात और, कहानी का मिजाज ढलने में जो मेरे में जो मदद हुई मुझे, वो ये है कि पुराने ज़माने में हमारे गांव में मिरासी आया करते थे और मैं सियालकोट के ज़िले का रहने वाला हूँ, तो वहाँ का पूरन भगत उसी ज़िले के हुए। यूँ तो पूरन भगत का किस्सा सारे पंजाब में गाया जाता था, लेकिन सियालकोट में वो हम के ज़िले में ख़ास तौर से गांव में मिरासी घूमते थे और वो उनकी कहानियाँ पूरन भगत की कहानियाँ सुनाया करते थे। इसके अलावा हीर रांझा, सस्सी पुन्नू, मिर्ज़ा साहिबा, इसके लिए मिरासी आते थे और वो किस्से सुनाया करते थे। यहाँ तक कि वो था
मुझे दादी का हुक्म था कि दिया जलने से पहले आपको घर आना है वरना खाना नहीं मिलेगा। तो मैं खाना वाना भूल जाता था। भला जब हीर रांझे का इंतज़ार कर रही है चिनाब के किनारे, तो वहाँ रतन सिंह चिनाब के किनारे बैठेगा कि आगे क्या हो रहा है, वहाँ घर जाने की किसको फुर्सत थी। और नतीजे के तौर पर मुझे दादी जब खाना नहीं खिलाती थी तो छोटी दादी चुपके से मुझे एक गिलास दूध का पिला जाती थी सोने से पहले कि बच्चा भूखा ना सोए। इसके अलावा जो कहानियाँ, मुझे बड़ा शौक़ था जहाँ अलाव जले गांव में और लोग उसके गिर्द बैठे सर्दियों में, और वहाँ जो किस्सा कहानी होती थी वहाँ मैं उन अलाव के गिर्द में उन बैठकों को नहीं छोड़ पाता था। वहाँ आगे क्या हुआ, वहाँ तक तो ये भी था कि कोई लाहौर गया है, कोई वहाँ की लाहौर की वही सुनने के लिए बैठ गए हैं, आ गए हैं कि अब कहो भाई लाहौर कैसा था, सियालकोट की बात कोई सुनाओ। गांव में उस वक़्त पंजाब में बड़ा मशहूर है, आम जुमला था कि आओ तुम्हें लाहौर ले चलें। मेरी एक कहानी भी है इससे जिसका कोई ऐसा ही नाम है, आओ लाहौर चलें। तो वो जो लाहौर के लिए जो एक क्यूरियोसिटी थी, बेसिकली वो कहानी ही थी, कहानी की क्यूरियोसिटी थी। लाहौर में क्या हुआ, सियालकोट में क्या हुआ, कहानी में वो जो कहानी में क्या है, कहानी की एक कहानी की पहली तारीफ मैं ये जानता हूँ ये होती है कि कहानी क्या हो, कब कि कहानी आगे क्या हुआ, आगे क्या हुआ वाली बात जो है यही कहानी की जान है। फिर मैंने जो बताया कि निरासी जो कहानियाँ सुनाते थे, वो कहानियाँ एक कहानी 25 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन चलती रहती थी। जिस दिन निरासी की खाने में मक्खन कम पड़ा या कोई और सब्जी कम मिली, उस दिन वो कैरेक्टर को मार देता था, उसके बाद अगले गांव चला जाता था। ये कहानियाँ महीनों तक चलती थी और क्यूरियोसिटी बनी रहती थी आगे क्या हुआ। वो कहानियाँ मेरे जहन में, वो कहानियाँ तो नहीं हैं लेकिन वो क्यूरियोसिटी मेरे जहन में आज भी उसी तरह बरकरार है। उसके बाद जब कहानी लिखने का सवाल आया तो मैं पंजाबी में नज़में कहा करता था। मैं एक बात बताऊं आपको, वारिस शाह, कादर यार, दमोदर, पंजाबी के जो बड़े शायर हैं, इनके यहाँ कहानी वो किस्सा सारे किस्से में छोटी छोटी कहानियाँ चलती थी और इसलिए वो जो किस्से थे वो मेरे लिए कहानी की बुनियाद बन गए। मेरी जहन की तैयारी में उसको तैयार करने में मेरे जहन को बहुत मदद मिली उन कहानियों से। फिर कहानी की तरफ आप जो कहानी लिखना शुरू किया आपने, कुछ थोड़ा सा किस्सा उसका, पहली कहानी कब लिखी आपने? मैं वही बात कर रहा था कि नज़म का बेस दरअसल कहानी होता है। मैंने जब कहानी अपनी नज़म रामलाल साहब को सुनाई तो उन्होंने कहा भाई ये तो मुकम्मल कहानी है, तुम उर्दू में कहानियाँ क्यों नहीं लिखते? तो मैंने उनसे कहा कि मेरी उर्दू की तालीम तो सिर्फ 8वीं तक है, 10वीं में मैंने साइंस ले ली थी। ये और बात है कि ज़रिया तालीम जो था वो उर्दू ही था। कहने के बोलचाल की ज़बान में कहानी लिखनी है। मैंने उसी दिन एक कहानी लिखी, उसका नाम था मम्मी तुम एक दीवार हो। मामूली सी कहानी, एक लड़की माँ को कहती है कि तुम मेरी मोहब्बत के रास्ते में एक दीवार बन के खड़ी हो। ये कहानी लिख के मैं उसी वक्त रामलाल साहब के पास गया। वो चारबाग के रेलवे स्टेशन से
उसमें काम करते थे, बड़ी रेल लाइन के, लेकिन गए हुए थे छोटी रेलवे लाइन पर। मैंने वहाँ उनको ढूंढा, वहीं उन्होंने, मैं वहीं पे एक डेस्क पे बैठ के चारबाग के रेलवे स्टेशन पर उन्होंने वो कहानी सुनी। उसका एक जुमला बदला और एक पर्चा निकलता था राही जलंधर से। वो जून 1953 में मेरी पहली कहानी उन्होंने वहाँ छपने के लिए भेज दी। इस तरह कहने कहिए कि रेल अफसाने की रेल पर उन्होंने मुझे सवार कर दिया। रतन सिंह साहब अभी अपनी कहानी के बारे में बता रहे थे। आप लोग बिल्कुल एक ही ज़माना है, 1960 के शुरुआत में आप सभी ने कहानियाँ लिखी। आपने कहानी भी लिखी, ड्रामा भी लिखा। मैं आपके ड्रामे के बारे में, कुत्ते ख़ास तौर से कुत्ता ड्रामा के बारे में कुछ बात करना चाहूँगा। लेकिन आपने जो कहानी लिखना शुरू की, एक बहुत बड़ा, एक बहुत ही सरगर्म ज़माना था उर्दू कहानी का, वो है ना, और उसमें बहुत सारे लोग लिख रहे थे। उस ज़माने को अब आप जो किस तरह याद करते हैं, कौन सी तहरीक, किस तरह से इंस्पिरेशन लेते थे आप लोग कहानी लिखने के लिए, और किस तरह से आप कहानी की तरफ खुद माइल हुए? भाई ऐसा है कि 100 की सीधी बात यह है कि हमने जब आँख खोली अदब में और कुछ करने की उमंग पैदा हुई, तो जो हमारी तरबियत थी, उस तरबियत में वो हमारे उस्ताद रहे हों, तो हमारी सोहबतें रही हों, तो ज़माना रहा हो, जो भी आप उसे कहें, लेकिन जो उसका मरकज़ी मामला था वो ये था कि हम अदब को एहतराम आदमियत के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे। यानी हम इंस्पायर होते थे इस बात से कि कोई गोशा ऐसा निकले जिससे कि जो तौक़ीर है इंसान की वो आगे बढ़े। अब वो किसी तरह से भी दबा कुचला है, पिछड़ा है, उसके साथ जुल्म है, ज़्यादती है, जो कुछ भी आप उसे कहें, लेकिन अब एहतराम आदमियत इतना कॉम्प्लिकेटेड मामला है कि मैं रतन सिंह की एक कहानी से आपको उसकी मिसाल देता हूँ। एक सरदार जी की दूसरे सरदार जी से दुश्मनी थी, बहुत दिनों तक रही दुश्मनी। आखिर को उन्होंने ये तय किया कि इसको ख़त्म कर देंगे, तो वो एक पेड़ के पीछे छुप गए जा कर के, और जब वो आदमी निकला उधर से, बस उसको पकड़ के और उसको उन्होंने ख़त्म कर दिया, मार दिया, जान से मार दिया। अब प्रॉब्लम उनके सामने ये हुई कि अभी थोड़ी देर बाद इस लीक पर से लोग आना शुरू होंगे, देखेंगे कि लाश पड़ी है तो ढूंढिया मचेगी, सब होगा, लिहाजा लाश को कहीं छुपाओ। तो पास में एक कुआं था, वो जाते हैं, उसको घसीटते हुए लाश को ले जाते हैं और उस कुएं में डिस्पोज ऑफ करना चाहते हैं कि देखते हैं कि चींटियों की कतार एक है जो चली जा रही है, तो अपने आप हाथ जो है उनका मुड़ जाता है और उसको बचा करके उस कतार को बचा करके और तब उस लाश को। अब ये मसला जो है ये है बुनियादी तौर पर कि इंसान की तौक़ीर और उसकी इज़्ज़त और उसकी वो ये बढ़े, किसी तरह से आगे आए। अच्छा, मगर इसका रूप अलग अलग हैं। इक़बाल ने, अल्लामा इक़बाल ने किसी और तरह से चाहा इंसान आदमियत की, ये हम लोग किसी का और तरह से चाह रहे हैं। मगर जो नज़रियात, जो ख्यालात जो आप लोगों को जिन चीज़ों ने कहानी को चुनने में, कहानी को बुनने में, कहानी को बयान करने में, जिन चीज़ों ने, जिन ख्यालात ने, नज़रियात ने आप लोगों को मुतासिर किया, मुतहर्रिक किया, इंस्पायर किया, कुछ उसके बारे में बताएं। जो आपने शुरुआत की, आपने कहानी लिखना शुरू किया, फिर एक ज़माना साथ चलता है आपके, ख़ास तौर से आप जब लिख रहे थे उर्दू कहानी का ज़माना बदल रहा था। इस बदलते हुए ज़माने में ख़ुद आपने कैसे महसूस किया कि आपको अपना रास्ता आप कहाँ से तलाश करना है कहानी में? हमारे जिस्म में, हमारे रतन सिंह के
शारिफ बैठे हैं, शारिफ के और तमाम सब साथियों के हमारे, इनके जिस्म में कौन पल रहा था उस वक्त, कहानीकारों में कौन पल रहा था, जिन्होंने हमको मुतासिर किया। मंटो की खुशकिस्मती ये है कि वो उसको हम जैसे पढ़ने वाले मिले। मेरी खुशकिस्मती ये है कि मैं हॉल में बैठे हुए अपने इन दोस्तों और अजीज़ों की पजीराई मुझे हासिल हुई। एक पूरे अहद ने आपकी पजीराई की है, 50 साल का अरसा गुजर गया है इस तरह से। आपकी कहानियाँ दो बारिश में भीगे दो लोग से जो आपका सफ़र कहानी में बतौर कहानीकार आपने इतना बड़ा नाम कमाया। बारिश में भीगे दो लोग के बाद एक हल्फिया बयान, पेशाब घर आगे है, हिकायत एक नेज़े की, और फिर जंगल कट रहे तक आप आए। जंगल कट रहे हैं आपने पहले लिखा, फिर आपने छोड़ दिया उसको। हिंदी में छपी वो किताब है ना, उर्दू में फिर नहीं छपवाई आपने वो किताब। फिर उस कहानी को आपने उर्दू में कुछ शहर बदनसीब के नाम से, कुछ सड़ी हुई मिठाई के नाम से, अलग अलग नामों से आपने लिखे। जंगल कट रहे हैं। मैं साहब, मैं सामीन की तरफ देख करके एक बात कहना चाहता हूँ। जिस हद तक मैं उर्दू अफसाने की तारीख़ का मुझे इल्म है, जितना मैंने अंदाज़ा लगाया है। देखिए साहब, ऐसा है जी, हम कहानी क्यों लिखते हैं जी, हम एक्सप्लोर करते हैं अपने को जी, अपने अहद को करते हैं, अपने ज़माने को करते हैं जी, जी। उस ज़माने की हकीकतों को समझना चाहते हैं, वरना क्यों हम करें कुछ, हम कोई और काम करें। जी, जी। तो अब जंगल कट रहे हैं भाई, हम बिल्कुल ही दूसरी तरीके से हमें अपने अहद को समझना चाहा। एक हल्फिया बयान में हमने वैसे नहीं समझना चाहा, क्योंकि देखिए क्रिएटिविटी जो है वो बहरहाल क्रिएटिविटी है, और उसमें अगर आप रिपीट करेंगे, दोहराएंगे, तो फिर आप एक्सप्लोर नहीं कर सकते, आप चीज़ें तलाश नहीं कर सकते। ये एक तलाश है जिससे कि हम गुज़रते हैं। अब ये तलाश कभी हमें लगता है कि हम जहाँ जाना चाहते थे पहुँच गए, कभी लगता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, होता। हमारा दोस्त था, मर गया, बलराज, वो बलराज मेमरा, उससे अक्सर ये बातें होती थी हमारी कि भाई यार तुम्हारी ये कहानी जो है, इसमें ये बात मज़ा नहीं आया, ये नहीं आया। तो वो भी यही कहता था कि भाई क्या करें, हम ढूंढते हैं। तो ये जो ढूंढने का अमल है, तो यही सबसे बड़ा काम है। अब कितना आप कुछ कर ले जाएंगे, क्या नहीं कर पाएंगे, उसके साथ जो दूसरी चीज़ें जुड़ी हुई हैं वो सब फुर हुई है। आपने बलराज मेहरा साहब का जिक्र किया। बलराज मेहरा साहब का जिक्र किया आपने। तो मेहरा, सुरेंद्र प्रकाश, अनवर सज्जाद, मतलब ये जो तीन एक जदीद अफसाना निगार, इन्होंने अपनी एक नई कहानी की एक नई परिभाषा दी, मतलब एक तरह से बिल्कुल कहानी को बदल दिया उन्होंने। और आप भी हम उम्र थे, हम असर थे, बल्कि कुछ पहले से लिख भी रहे थे। जब ये लोग सामने आए और इनके इतना शोहरा हुआ, तो एक तरह से कहिए कि दो पैरेलल रुझानात चल पड़े। एक रुझान उनका था जो जदीद अफसाने का था, हमेशा होता है। जी जी जी, और एक रुझान ये था जो तरक्की पसंद अफसाने का, सच्चे बयानिया का जो रुझान था। आप लोग उसकी नुमाइंदगी करे थे, रतन सिंह साहब हैं, आप हैं, रामलाल साहब हैं, बहुत सारे लोग हैं, तो जिलानी बानू थी, ये सारे लोग हैं, ये सारे लोग थे। तो ये क्या कोई ऐसा कोई कशाकश थी आप लोगों के बीच में बतौर अफसाना निगार कि वो जो लिख रहे हैं और हम जो लिख रहे हैं, हम में से कौन अच्छा लिख रहा है, या कोई इस नए की तरफ, जो नया रुझान, नया अफसाना था, उसकी तरफ आप लोगों के रुझान, यानी जो जहनी कशाकश थी आपकी कि क्या हमें इस नए की तरफ जाना चाहिए, वो नया जो अभी बज़ाहिर समझ में नहीं आ रहा है, जो अभी जिसकी कबूलियत का मसला अभी इस वक्त हमारे सामने है, जबकि आप जो कहानी लिख रहे थे उसकी कबूलियत का कोई मसला नहीं था। देखिए ऐसा है कि हर अहद में आपको मुख्तलिफ रुझानात साथ साथ चलते हुए मिलेंगे।
हर हैद में ये है, नए तजुर्बात होते हैं और उनको हम नया कह दें, लेकिन वो तजुर्बात निकलते उन्हीं सच्चाइयों से हैं जिनको कि मैं भोग रहा हूँ या भुगत रहा हूँ। आप फिर उसमें होता ये धीरे धीरे एक ट्राइब बन जाता है। ट्राइब से मतलब ये कि जिलानी बानो एक ट्राइब है, कुतुबुद्दीन हैदर एक ट्राइब बन गए, और ये सुरेंद्र प्रकाश एक ट्राइब। ये ट्राइबलिज्म जो है इसमें अदब में ये खूब चलता है और हमेशा चलेगा। और ये एक मुस्बत चीज़ है। हाँ? अच्छा ही है ये। हाँ, अच्छा है। अच्छा कोई, अब आप मुझे ये बता दीजिए, आज कितने लोग हैं जो ये अहद करके बैठते हैं कि मैं बलराज मिंद्रा की तरह या सुरेंद्र प्रकाश की तरह या जिलानी बानो की तरह या इकबाल मजीद की तरह कहानी लिखूंगा? कितने लोग हैं? कोई नहीं। कोई जेन्युइन राइटर नहीं हो सकता। जी। अगर आप जेन्युइन राइटर हैं तो आप अपनी फिक्र और अपने उसको से काम लेंगे। मैं ये अर्ज कर रहा था कि जिस तरह से एक अलामती गान आपने अपने तौर पे एक इस्तियाराती बयानिया दरियाफ्त करने की कोशिश की, बारिश में भीगे हुए दो लोग, हल्फिया बयान, ये सारे इस्तियाराती मुदाफ़ियत, ये सारी कहानियाँ इस्तियाराती बयानिया है आपका। लेकिन मैं जिस बात पे मैं रुक गया था, जंगल कट रहे हैं, जो मैंने जो इतना कुछ उर्दू कहानी के बारे में मैंने देखा है, आपने पहली बार एक बहुत लंबे ज़माने के बाद उर्दू कहानी में वो जो सियासी और समाजी सोशियो पॉलिटिकल डायमेंशन था समाज का, उसको आपने अपनी कहानी में, आपकी गलबन 1983-84 में वो कहानी पहली बार छपी थी। जी, जंगल कट रहे हैं। उस वक्त तक उर्दू में ऐसी कहानियों का रुझान नहीं था। वो जो ज़माना था तकरीबन, वो ज़माना, उस ज़माने में हावी थे सुरेंद्र प्रकाश, गयास अहमद गद्दी, बलराज मेंद्रा, इन लोगों का ज़माना अभी चल रहा था। इन्होंने जो अफसाने का मिजाज कायम किया था, अभी अफसाना मजमूई तौर पे उस पर चल रहा था। इकबाल मजीद साहब ने बिल्कुल एक सोशियो पॉलिटिकल, एक मुस्लिम समाज वो जो है वो उसको सियासी तौर पे उर्दू का मसला, समाज का मसला, मुसलमानों का मसला, उसको मेन स्ट्रीम समाज में, मेन स्ट्रीम सियासत ने उर्दू को, मुसलमानों को किस तरह देख रखा है, ख़ुद आम मुसलमान किस तरह से है, इसके जिस तरह से डिपिक्ट किया था आपने। एक सिलसिलेवार कहानियाँ थी जो आपकी ना, जंगल कट रहे हैं जी, कि कई 2-3 कहानी शायद लिखी आपने। हाँ, वो सिलसिलेवार तीन कहानियाँ लिखी थी जो आपने मुख्तलिफ वक्तों में लिखी, मुख्तलिफ वक्तों में लिखी है आपने। तो ये जो है, मतलब आप खुद, मैं ये समझ रहा था, जानना चाह रहा आपसे कि आपने अपने आप को भी बदल दिया। वो जो हल्फिया बयान और बारिश में भीगे दो लोग और मुदाफ़ियत का जो बयानिया था और जो कहानी की बुनियाद थी, उससे आप बदल करके आप इस तरफ आ गए। उसके बाद फिर अभी की दूसरा सिलसिला, इसके बाद पेशाब घर आगे है और हिकायत एक नेज़े की, और इस तरह की कहानियाँ आपने लिखी। हाँ, देखिए, ये सब तो आप कह सकते हैं कि जो कंटेंट है हमारा कंटेंट वो वही है जो कि इस कहानी में है या उस कहानी में है। यानी हम अपने अहद को और अपने अहद के लोगों को, समाज को, इसको सबको जो नब्ज़ है उसको तो बहरहाल पकड़े रहते हैं, जिसको आप सोशियो और वो कर रहे हैं। हम किस वक्त कहाँ फोकस कर रहे हैं, ये एक अलग मसला है। अब जंगल कट रहे हैं, 3 उसमें लिखी गई, उसके बाद उसको हमने नॉवेल की शक्ल दी किसी दिन। अब किसी दिन को आप उन कहानियों को उसमें डिसाइफर नहीं कर सकते, वो आपको एक अलग शक्ल में मिलेंगी। इसी तरह से देखिए, हिकायत एक नेज़े की है, एक कहानी है। तो ये जो अलग अलग वो हैं, ये आप वो जिसको कहते हैं कैलिडोस्कोप, आप उसको जिस तरह से देखते हैं वो उसके पैटर्न बदल जाता है, शक्ल बदल जाती है।
तो ये जी जी जी, जब कहानी लिखना शुरू किया आपने, नौजवान थे, बदन में खून में गर्मी थी, है? अब जबकि आप बिल्कुल तकरीबन एक जगह महदूद हो गए हैं, फिजिकली अब आपका आना जाना बहुत मुश्किल हो गया है, लेकिन जहनी तौर पे आप इतने ही सरगर्म हैं, आप अभी भी कहानी लिख रहे हैं, है ना? तो अब जो है ज़िंदगी को देखने के नज़रिए में, यानी पिछले 50-60 बरस में ज़िंदगी ने खुद इतने रूप बदले हैं, समाज में तब्दीलियाँ आई हैं, खुद आपके अंदर में मिजाज में आपने तजुर्बा और मुशाहिदा हर चीज़ बदल गया है। तो अब क्या चीज़ है जो बहरहाल मुझे बहुत खुशी के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि इकबाल मजीद साहब अब भी हमारे लिए कहानी लिख रहे हैं, तो क्या चीज़ है जो आपको अभी भी ताज़ा दम रखे हुए है कहानी की दुनिया में? भैया और ये कैसे देख रहे हैं आप इस समाज को जिसका आप इस वक्त बहुत ही सरगर्म हिस्सा हैं ज़हनी तौर पर? हाँ, जी हम ये कह सकते हैं कि जो तड़प थी पहले वो तो उतनी नहीं रह गई, ये तो बिल्कुल तय बात है। अब डर लगता है लिखते हुए, पहले इतना डरते नहीं थे, अब एक फूंक फूंक के कदम रखने को जी चाहता है। किससे डर लगता है? समाज से, सियासत से? आप खुद अपने आप से भी डर लगता है। अपने आप से भी। हाँ, कि भाई हमने जो कुछ लिखा अब तक वो हम कहाँ तक ला पा रहे हैं और अब हम क्या कर रहे हैं, तो एक एक लफ्ज लिखते हुए। मतलब इसका कोई आउटकम है कि नहीं जो हमने लिखा है? हाँ, यानी इस लिखे का समाज पर कोई असर पड़ता है कि नहीं पड़ता नहीं, है? ये तो तय है, ये तो तय है कि अगर हमारा एक अफसाना भी जिंदा रहा तो हम अपने को टॉलस्टॉय से भी बड़ा अफसाना निगार मानेंगे। आपके अफसाने, ये तो आपके बहुत से अफसाने हैं, तकरीबन मैंने ये 5-7 तो अफसानों तय। के नाम लिए हैं, और ये 5-7 कहानियाँ ऐसी हैं जो उर्दू कहानी में उर्दू कारी के जहन में हमेशा ज़िंदा रहेंगे। इकबाल मजीद साहब, आपकी कहानियाँ, हम कारी हैं, हम आपको यकीन दिलाना चाहते हैं कि जो जैसे 30 बरस पहले हमारे जहन में थी वो वैसे ही हमारे जहन में आज भी ताज़ा हैं ये कहानियाँ, और ये कहानियाँ इस तरह से ख़त्म नहीं होंगी। आगे आपका नाम इन कहानियों के ज़रिए हमेशा ज़िंदा रहेगा। मैं थोड़ी सी बात और करूँगा, मगर मैं ज़रा रतन सिंह साहब से एक बात और करना चाहता हूँ। हुजूर, इकबाल मजीद साहब ने कहा कि भाई एक कहानी कोई ज़िंदा रह जाए तो आदमी जो है ऐसा हम समझेंगे कि हम टॉलस्टॉय से भी बड़े हो गए। कहानीकार, हर लिखने वाला ये चाहता है कि ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें वो लिख दे जो लाफानी हो जाए, जो दायमी रहे, और जो हमेशा उसको कारी के पढ़ने वाले के जहन में रहे। आपने बहुत कहानियाँ लिखी हैं, तो तकरीबन मेरे ख्याल में कुछ नहीं तो 200 कहानियाँ ज़रूर लिखी होंगी आपने, और ज़्यादा लिखी होंगी, क्योंकि मुझे याद पड़ता है मैं हमेशा आपकी कहानियाँ नई ताज़ा कहानियाँ पढ़ता रहता हूँ। खुद आपको हज़ारों साल लंबी रात और 1000 साल लंबी रात और पनाहगाह और पानी पे लिखा नाम और इस तरह की बहुत मन का तोता, इस तरह की कितनी कहानियाँ हैं जो मुझे बतौर कारी याद हैं। और ख़ुद आपको कैसा लगता है कि किन कहानियों ने आपको वाकई ऐसा महसूस कराया कि जैसे हाँ, आपकी ज़िंदगी का ये मकसद, जो कहानी लिखने का मकसद था, वो शायद आज पूरा हो रहा है, इस तरह से कभी? जी, लिखने वाले को कभी मुकम्मल तस्कीन तो नहीं होती है और होनी भी नहीं चाहिए। वो तस्कीन नहीं होगी, वही उससे और अच्छी और बेहतर कहानियाँ लिखवा देगा। मेरी कोशिशों में अब तक जो कहानियाँ लिखी गई अब तक, उनमें हज़ारों साल लंबी रात मेरी पहचान इसलिए बन गई है कि वो गुजरात में और महाराष्ट्र में कोर्सों में शामिल रही है। इस वक्त भी हज़ारों साल लंबी रात महाराष्ट्र में 7वीं क्लास में पढ़ाई जा रही है। मैं समझता हूँ कि कोर्स में लग जाना हमारे लिए कभी ये कल्पना भी उस वक्त नहीं की थी कि कभी हम कहानियाँ लिखेंगे और कभी हमारी कहानियाँ कोर्सों में भी लगेंगी। लेकिन ये सब होने के बाद ये एहसास ज़रूर होता है कि अब हम
कम से कम जो अगर हज़ारों साल लंबी रात सबके मेरी पहचान बन गई है, तो अब मेरी एक कोशिश ये होनी चाहिए कि इससे भी कोई बेहतर कहानी लिख सकूं। यूँ मैं समझता हूँ कि काठ का घोड़ा, बिलाशुबा मैं ये भूल गया था काठ का घोड़ा का नाम जी। काठ का घोड़ा भी कई जगह कोर्सों में लगी हुई है, और एक एतबार से वो हज़ारों साल लंबी रात से मैं उसे इसलिए बेहतर समझता हूँ कि वो मुस्तकबिल की फ़िक्र करती है। हज़ारों साल लंबी रात सिर्फ उस अंधेरे की तरफ इशारा करती है जो हज़ारों साल से दुनिया पे कायम है, और काठ का घोड़ा जो है वो एक रोशनी की रौ बन के आता है, जिससे कि कुछ महसूस होता है कि जिस दिन ये काठ, मैं आपको बताऊं, कहीं जहाज़ पे मैं सफ़र कर रहा था, तो पाकिस्तान के वो वाइस चांसलर हो गए थे कराची के, मैं नाम भूल रहा हूँ इमीडिएटली। वो मुझसे, उन्होंने मुझे देखा, कोई वक्त नहीं था हमारे बीच, उन्होंने कहा बर्रे सगीर में काठ के घोड़े बहुत बढ़ गए हैं, हमें इसकी फिक्र करनी चाहिए कि इनकी ज़िंदगी किस तरह बदले। क्या कहने, तो क्या बात। तो अगर एक कहानी इतनी दूर तक इतना और पढ़े लिखे लोगों को इतना मुतासर करती है, तो यकीनन कोई इम्पैक्ट तो उस कहानी का है। इसी तरह वैसे भी मैं आपको बताऊं, मैं ज़हनी तौर पर जब भी ज़िंदगी के कपड़े पर कहीं दाग देखता हूँ तो उदास हो जाता हूँ, और वही उदासी मेरे लिए कहानी का मंजर लेके आती है। ये उदासी जो अदीब का सबसे बड़ा सरमाया है, और जिससे उसका दिल हसास होता है और वो लिखता रहता है। हजरात, वक्त कम हो रहा है और हमारे दरमियान शाहिद मेहदी साहब, शहीद हनफी साहब और अबशारी रदौलवी साहब भी तशरीफ़ रखते हैं। मैं चाहूँगा कि इससे पहले कि मैं बात ख़त्म हो, मैं थोड़ा सा, ये तो सब पुराने दोस्त अहबाब भी हैं, हम उम्र भी हैं, हम असर भी हैं, और ये बड़ी हस्तियाँ हैं हमारे बीच में, हम लोग इनको देख रहे हैं, हमारी खुशकिस्मती है। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ। जी। दरअसल मैंने जब लखनऊ में रामलाल साहब के कहने पर लिखना शुरू किया, तो मैं आपको बताऊं, मैंने सबसे पहले सोचा कि मैं इकबाल मजीद जैसी कहानी पहले लिख लूं। पहले मैंने इकबाल मजीद को अपना गोल बनाया था, क्योंकि ये इद्दू चच्चा जैसी कहानी लिख चुके थे। बहुत लोगों को बहुत बड़ी हैरानी हुई, उन्होंने कहा अपने कंटेम्प्रेरी को कोई अपना ऐसा नहीं मानता। मैंने कहा जो मेरे दिल में आया मुझे वो कह देना चाहिए। अब और वैसे भी उस वक्त लखनऊ में अफसाने के मामले में जहन माहौल बहुत अच्छा था। हयातुल्लाह अंसारी वहाँ थे, अली अब्बास हुसैनी साहब वहाँ मौजूद थे, यशपाल जी हिंदी के राइटर वहाँ मौजूद उस ज़माने में थे, और मेरे कंटेम्प्रेरीज में तो उस वक़्त अब सब बहुत से लोग थे, मसीह हसन रिजवी, इकबाल मजीद, आबिद सुहेल, रामलाल तो थे ही, आगा सुहेल जो बाद में लाहौर चले गए थे, फिर मेरे दोस्तों में हसन आबिद थे, इन सब, शमीम निखत थी, शारिब रदौलवी थे, ये सब लोग हम एक टीम बन गई थी, परिवार था एक तरह से। हम लोग एक दूसरों के घर में भूख लगी है तो हम कहीं पहुंच रहे हैं, इकबाल मजीद को भूख लगी है तो हमारे घर में पहुंच रहे हैं। एक परिवार बन गया था, जिसने उस माहौल में सुनहरा ज़माना था उर्दू अदब का। मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि मैं चाहूँगा अपनी बात ख़त्म करने से पहले मैं इकबाल मजीद साहब से एक दो जुमले में और बात करूँगा, उसके बाद मैं चाहूँगा कि आप हज़रात शाहिद मेहदी साहब, शहीद हनफी साहब और शारिब रदौलवी साहब आप लोगों के बारे में एक दो जुमला कहें। हज़रात, ये हम लोगों की खुशकिस्मती होगी कि हम एक दो बुज़ुर्गों के बहाने तीन और बुज़ुर्गों के एक दो जुमले भी सुन लें तबर्रुक के तौर पे। मैं इकबाल मजीद साहब से एक सवाल और करना चाहूँगा। मैं आपके ड्रामे कुत्ते के बारे में कहना चाह रहा था। आपने एक ड्रामा कुत्ते लिखा, मैंने उसके बाद और किसी ड्रामे का लेकिन कुत्ते ड्रामा गालिबन हज़रात मुझे जो मालूम है, जो मुझे पता चला है, शायद गालिबन 74 में लिखा था इन्होंने पहली बार। जी, गालिबन 74 में जब इन्होंने
सीतापुर में थे, उस ज़माने में सीतापुर में जब आप स्कूल टीचर थे, और मुझे ये यूँ मालूम हुआ कि हमारे एक सीतापुर के दोस्त हैं, वो अपने बचपन का किस्सा उन्होंने सुनाया कि वो जब बच्चे थे तो उन्होंने देखा था कि पूरे शहर पे जैसे ये कुत्ता ड्रामा हुआ तो पूरे शहर पे जैसे कुत्ते ड्रामे का एक मतलब एक भूत सवार हो गया। साइकिल पे लिखा हुआ कुत्ते, रिक्शे पे लिखा हुआ कुत्ते, है ना। तो ये जो है ऐसी इतनी बड़ी शोहरत एक ड्रामे को मिली। वो ड्रामा मेरे पढ़ने का इत्तेफाक हुआ, मुझे मेरी खुशकिस्मती मैंने वो ड्रामा पढ़ा है। बहुत ही ज़बरदस्त सियासी ड्रामा है, बहुत ही ज़बरदस्त सियासी ड्रामा है। 7 किरदार हैं, 7 किरदारों को इन्होंने अदल बदल करके, पहले वो 7 लोग आते हैं और वही 7 लोग मुख्तलिफ रूप बदलते जाते हैं और समाज के मुख्तलिफ तबकों की नुमाइंदगी करते चले जाते हैं। और उसमें जो सियासत है उसका इस्तेहसाल है, मुख्तलिफ तरह के कई तरह के नैरेटिव उसके अंदर में आता चला जाता है, सोशल नैरेटिव। तो इतना ज़बरदस्त आपने वो पॉलिटिकल ड्रामा लिखा और उसके बाद फिर आप ऐसा लगता, और वो ड्रामा इतना कामयाब भी रहा, उसके इतने शोज़ खेले गए हर जगह, भोपाल तक हुआ जब आप भोपाल में शिफ्ट हो गए। तो उसके बाद फिर आपने ड्रामे की तरफ, ड्रामे को छोड़ दिया, कहानी पर, कहानी और नावल पर ही आपने मरकूज किया। ड्रामा क्यों छोड़ दिया आपने? उर्दू में ड्रामा निगार बहुत कम है, ड्रामे की बहुत कमी है, क्यों छोड़ा आपने ड्रामा? जी, अर्ज करना है कि ड्रामा आप शायद पढ़ ना पाते, वो ड्रामा लिखा था, खेला भी गया, कई जगह हुआ, लेकिन आप पढ़ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि मैंने अपने ड्रामे जो भी लिखे वो छपवाए नहीं। ये तो बलराज मेहरा ज़बरदस्ती, वो जब शऊर निकाल रहा था तो उसने मुझसे कहा कि तुम ड्रामा दो। ये मैंने बहुत हमारी उनके झकझक रही, फिर आखिर को हमने अच्छा कहा, अच्छा भाई तुम छापो। तो वो इसलिए सामने भी आ गया। और जो ड्रामे हमने लिखे हैं उसमें से एक टुसुर फुसना ऐसा था ज़रूर, जो कि शमसुर रहमान फारूकी साहब ने शपकून में छापा। शपकून में बहुत कम ड्रामे छपे हैं, बहुत बाद में। दरअसल क्या है कि सीतापुर के जो आप जिक्र कर रहे हैं, वहाँ माहौल बिल्कुल दूसरा था और हम अमली थिएटर को समझना चाहते थे कि भाई ये है क्या चीज़। तो हमने बाकायदा थिएटर किया, ये नहीं कि हम ड्रामा हमने ड्राइंग रूम में बैठ कर के लिखा हो। नहीं, ड्रामा कभी ड्राइंग रूम में लिखा नहीं जा सकता। वो एक परफॉर्मिंग आर्ट है, इसलिए उसकी परफॉर्मेंस के लिए आपके पास एक अच्छी टीम होना चाहिए और उस टीम के ज़रिए फ्लोर के ऊपर जहाँ ड्रामा खेला जा रहा है उसको वहाँ उसका टेस्ट होता है और वहाँ देखा जाता है कि ऑडियंस उसी वक्त फैसला हो जाता है कि ये ठीक है, अच्छा है, पसंद किया गया या नहीं। तो ड्रामा और ये लिखा हुआ लफ्ज़, जो बोला हुआ लफ्ज़, इसके बिल्कुल अलग चीज़ है। क्योंकि ड्रामे की लैंग्वेज जो है उसका मुहावरा बिल्कुल अलग है। और उसकी लैंग्वेज सिर्फ बोला हुआ लफ्ज़ नहीं है। रंग कलर्स वो भी लैंग्वेज है, रोशनी वो भी है, बिल्कुल प्रॉपर्टी है, रोशनी है, बॉडी लैंग्वेज है। एक नहीं 50 लैंग्वेजेज हैं उसकी। तो आपको ड्रामे का डिसिप्लिन अलग है, आप उसमें आपको जीना पड़ता है, तब तो होता है मामला, वरना नहीं। तो अब उसके लिए साहब हर एक आदमी के पास अब नौकरी भी करो, बच्चे भी पालो और ये भी करो, वो भी करो, और ड्रामा वो फुल टाइम जॉब है और बहुत तवज्जो चाहता है। तो ये एक अलग एक ऐसा सिंफ है जो कि जी, शुक्रिया आपने। लेकिन आपने रेडियाई ड्रामे काफ़ी लिखे उसके बाद जी, और ड्रामे पर मुझे मैं देख रहा था शहीम हनफी साहब यहाँ पे, इन्होंने बहुत ड्रामे लिखे हैं। तो अभी मैं शहीम हनफी साहब से गुजारिश करूँगा कि वो आपके ड्रामों के बारे में भी कुछ थोड़ी सी बात करें। बहुत शुक्रिया आपसे बात करने का। मैं ज़रा साहब सामाईन से थोड़ी सी बात हो जाए। आज के दौर में जब मैं महसूस करता हूँ कि नए कहानीकार सामने नहीं आ रहे हैं, कम आ रहे हैं, इस सिलसिले में मैं एक बात महसूस कहना चाहता हूँ
कि मेरे और इकबाल मजीद के दरमियान अनकही हुई एक राइवलरी चलती रही है जिसने दोनों की मदद की है। मैं एक वाकया बताता हूँ। इन्होंने एक दिन मुझे घेरा, हाफ फ्राई अंडा और स्लाइस खिलाया, कॉफ़ी पिलाई, कहने लगे खुश, कहने लगे आप कहानी सुनो, और अपनी हाईवे पे उगा हुआ दरख्त कहानी सुनाई। मेरे भी होश उड़ गए कि एक कदम आगे बढ़ गए हैं इकबाल मजीद। कुछ दिनों बाद मैंने इनको पकड़ा, उसी तरह ही हाफ फ्राई अंडा स्लाइस खिलाया, कॉफ़ी पिलाई, अब कहा कहानी सुनो। उस कहानी में एक बकरी है, बकरी आती है। मैंने कहा मेरी बकरी ने तुम्हारे हाईवे पे उगे के सारे पत्ते चल लिए हैं, अब आगे बढ़ो। ये राइवलरी, कंस्ट्रक्टिव राइवलरी जो मौजूदा अदीब हैं उनके अंदर होनी चाहिए, उससे सबको मदद मिलेगी। ये और दूसरी बात, उस ज़माने में लखनऊ में जैसे मैंने बताया कि सारे एक बहुत अच्छा खासा कहानीकारों की पौध तैयार हो गई थी। उसमें एहतिशाम साहब और सरूफ साहब का बड़ा रोल था। वो हम लोगों को यूनिवर्सिटी में ले जाके बच्चों BA MA के लड़कों को कहानियाँ सुनाया करते थे। मुझे तो उससे एक फ़ायदा ये हुआ कि एक दिन मैं कॉफ़ी हाउस में बैठा हुआ था, तो एक लड़का मेरे पास आया, कहने लगे सर आप MA हैं उर्दू में? मैंने कहा नहीं भैया, मेरी तालीम सिर्फ मैट्रिक है। वो चला गया तो एक कृष्ण नारायण कक्कड़ हिंदी के वो कहा एक साहब थे क्रिटिक, वो उन्होंने मुझे बुलाया, रतन सिंह साहब यहाँ आओ, तुम मैट्रिक हो? मैंने कहा हाँ। अगले साल मैं तुम्हारा अपने कॉलेज में नाम लिख रहा हूँ, तुम इंटर कैसे करते हो मुझे नहीं मालूम। मेरी फीस भी वो देते रहे और इस तरह मैंने BA कर लिया। और रेलवे में जो एक शख्स सिर्फ क्लर्क का काम कर रहा है, क्लर्क था, वो एक दिन कहानियों की बदौलत रेडियो में सिलेक्ट हो गया और स्टेशन डायरेक्टर बन के रिटायर हुआ। ज़रा सी ये जो माहौल बनाने के लिए जो एक दूसरे की हिंदी के राइटरों को क्या मुसीबत पड़ी थी कि मुझे BA करवाए। वो हिंदी और उर्दू का कोई राइटर में कोई भेद था ही नहीं, एक दूसरे की पूरी मदद कर रहे थे हम लोग। और मतलब कंपटीशन होना चाहिए, लेकिन अब क्या करें, यहाँ अंजुम उस्मानी साहब बैठे हैं, मैं आपको बताऊं, लखनऊ में परिवार की तरह थे हम लोग, जैसे सारे कहानीकार मिलके एक हो गए हो, एक जगह रहते जी। हम लोग कहानी क्यों नहीं लिख रहे हैं, ये हम लोग कहानी क्यों नहीं लिख पा रहे हैं, ये अर्ज कर रहा हूँ। अंजुम उस्मानी हमारे सीनियर बैठे हैं यहाँ पे, हमने सोचा भाई अब हमने कलम पकड़ लिया तो ज़रा इनसे कंपटीशन करते हैं। तो ये अपना कलम रख के बैठ गए, फिर हम भी बैठ गए। इस तरह से उर्दू में कहानी लिखने वाले 2 आदमी तो वैसे ही चले गए। हजरात, आप हजरात को सुन रहे थे। आप में से भी कोई साहब अगर चाहेंगे मुख्तसरन अगर इन दोनों हजरात के बारे में कुछ बात करने के लिए तो ज़रूर, मगर वक्त का ख्याल रखें मुख्तसर। मैं फ़िलहाल अपने इन बुज़ुर्गों के पास आ रहा हूँ, शहीम हनफी साहब, शारिफ साहब और शाहिद मेहदी साहब। मैं चाहता हूँ कि पहले शारिफ साहब। मैंने हमेशा कहानी लिखने वालों में एक बात कही कि लखनऊ ने उर्दू कहानी को जो मुसल्लस दिया है वो तारीख़ में कहीं और नहीं मिलेगा, जिसमें रतन सिंह, इकबाल मजीद और आबिद सुहेल, ये एक मुसल्लस है, एक अहद का। यहाँ ये बात आ सकती है, मैं ये अर्ज़ कर दूँ कि मैंने काज़ी अब्दुल सत्तार का नाम नहीं लिया है। काज़ी अब्दुल सत्तार सीनियर थे और 2 साल पहले यूनिवर्सिटी से निकल चुके थे, इसलिए मैंने इस मुसल्लस में, वो बहुत बड़े फ़नकार हैं, बहुत बड़े कहानीकार हैं, लेकिन मैंने इस मुसल्लस में उनको शामिल नहीं किया। जहाँ तक इनकी कहानियों का ताल्लुक़ है, मैं उस वक्त से इनकी कहानियों का गवाह हूँ जब इन्होंने लिखना शुरू किया था, और जब बहुत दिनों तक
ये लोग कहानी नहीं लिखते थे तो हम लोगों ने एक अंजुमन बना रखी थी, उसकी तरफ से एक दावतनामा शहर में बांट दिया जाता था कि रतन सिंह अपनी नई कहानी पढ़ेंगे, और रतन सिंह को भी वो दावतनामा दे दिया जाता था, और ये हौला खफ्ता इधर उधर घूमते थे कि कहानी कहाँ से लाएं। इकबाल मजीद कहते कहानी कहाँ, ये क्या किया। तो इस तरह से हम लोगों ने ये देखा कि जब कभी किसी ने लिखने में कोताही की या बहुत दिनों तक इकबाल मजीद की कोई नई कहानी नहीं आई, तो मालूम हुआ शहर में एक दावतनामा तकसीम हो गया कि इकबाल मजीद अपनी नई कहानी पढ़ेंगे। जहाँ तक इनकी कहानियों का ताल्लुक़ है, मैं ये समझता हूँ कि एक तो ये दो शख्स एक ही अहद के बैठे हैं और इन दोनों में कोई चीज़ मुश्तरक नहीं है, न इनका असलूब मुश्तरक है न इनके मौज़ूआत मुश्तरक हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है कि किसी एक अहद ने आपको दो ऐसे कहानीकार दिए जो अहम हैं, अपनी अपनी जगह पर तारीख़ी हैसियत रखते हैं, लेकिन अपने असलूब में, अपने बयानिया में, अपनी कहानी की बुनत में अलग हैं। यहाँ ड्रामे का जिक्र आया, इकबाल मजीद की शुरू की कहानियाँ अगर आप देखें तो उसमें ड्रामा नहीं मिलेगा, हाँ, वो बयानिया मिलेगा। वो ड्रामा तो इनके प्रोफेशन से आया, हाँ, उसके बाद से फिर ये हर कहानी में कहीं ना कहीं आपको इनका ड्रामा नज़र आएगा। बहरहाल वक्त नहीं है कि मैं बात करूं, इससे मैं मुबारकबाद देता हूं और मुझे खुशी है कि आज मैं इन दोनों के साथ इस महफिल में शरीक हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। खुर्शीद अकरम साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इस मौके पर मुझे चंद मिनट कहने अपने जज्बात के इजहार का मौका दिया। ये हमारी खुशकिस्मती कि हमने आपको सुना। शहीद हनफी साहब, मैं चाहता हूँ कि ज़रा कुछ थोड़ी सी भाई, मेरी समझ में फ़ौरन कोई बात नहीं आती इस तरीके से कि मैं कहूँ, और अलबत्ता यहाँ अभी रतन सिंह और इकबाल मजीद की बातें सुन करके दो एक शायद नुक्ते जहन में पैदा हुए हैं। कुत्ते का जिक्र हुआ था और इकबाल मजीद की किसी दिन, इसको मैंने बहुत, मेरा ख्याल ये है कि कोई भी लिखने वाला अपने अहद से भाग नहीं सकता, और अहद किसी न किसी शक्ल में, ज़माना जो है वो सबसे बड़ा किरदार होता है कहानी में, और वो किसी न किसी शक्ल में आपकी कहानी में, आप चाहें न चाहें, आ ज़रूर जाता है। तो ये ज़ाहिर है कि एक ख़ास दौर में लखनऊ में जो कहानियाँ लिखी गई, उसमें कई लोग हैं जो मेरे बहुत पसंदीदा लिखने वाले, जैसे हयातुल्लाह अंसारी हैं। मेरा अपना ख्याल ये है कि उनका जिक्र कम होता है, लेकिन अलबत्ता कुत्ते और किसी दिन के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, कहानी के बारे में ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि वो किसी अहद को पूरी तरीके से बयान करती है। अदब में जो बयान होता है वो दरअसल एक मतवाज़ी दुनिया, एक पैरेलल वर्ल्ड होता है। यानी एक दुनिया तो वो है जिसमें सब रह रहे हैं, एक दुनिया वो होती है जो लिखने वाला क्रिएट करता है, खल्क करता है, और वो उसकी अपनी दुनिया होती है, अपनी पहचान होती है। तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि ये बहुत अहम कहानियाँ रही हैं, और तक़सीम के बाद का ज़माना जो रहा है हिंदुस्तान की सियासत के बारे में भी इकबाल मजीद की गुफ्तगू से एक नुक्ता मेरे जहन में पैदा हुआ था कि जब भी इंसान की बात होगी, सियासत की बात ज़रूर होगी। कहीं ना कहीं से एक डायमेंशन पैदा हो जाता है इंसानी तजुर्बे का जब आप बयान करते हैं। और रतन सिंह से मेरा अक्सर मुकालमा रहता है, ये मेरा इम्तहान लेते रहते हैं। नोएडा से फ़ोन आया, ज़रा जल्दी ये बताओ कि ये किताब किस सन में छपी थी। अब जाहिर है कि मुझे यही है कि इस तरह की, लेकिन मुझे खुशी ये होती है कि ये लोग इस वक्त भी पूरी तरीके से एक्टिव हैं। रतन सिंह ने तो अपनी हड्डबीती भी लिख डाली है पूरी, आप देखें तो, और उसके ज़रिए अगर आप अपने अहद को देखना चाहें तो एक बहुत अच्छी, एक कहना चाहिए कि बड़ी असरअंगेज़ तस्वीर बनती है। मेरा ख्याल था कि इन लोगों से गुफ्तगू, दो आपने एक अहद के लोग अब पे रखे थे इस गुफ्तगू के लिए, तो एक एक के हिस्से में जो वक्त आया वो कम था और होना चाहिए। शाहिद मेहदी साहब, मैं ज़रा सा चाहता हूँ, शाहिद मेहदी साहब का सबसे बड़ा मामला ये है कि आप गर्चे आपने उर्दू में बाज़ाब्ता लिखा नहीं, लेकिन उर्दू अदीबों, ये तमाम अदीबों का जो काफ़िला है आप इनके हमरा रहे हैं और सब के साथ रहे हैं। शाहिद मेहदी साहब। भाई, मेरे लिए कुछ कहना बहुत मुश्किल इसलिए है कि मैंने कोई मारूजी तरीक़े से, इसलिए कि इकबाल मजीद मेरे यूनिवर्सिटी के ज़माने के दोस्तों में, और
बड़ी बाकी शख्सियत है इनकी, उस वक्त भी थी और अब भी है, जो आप देखते हैं। तो इनके बारे में मैं कोई मारूज़ी राय नहीं दे सकता, मगर हाँ, अगर इस अहद को देखा जाएगा तो इकबाल मजीद का शुमार जो है वो बड़े हसास, बहुत तीखे और किसी हद तक अपनी तहरीरों में तेज़ाबियत के लिए जाने जाएंगे, जो यहाँ का वो है। तो इसलिए मैं बहुत मुफस्सल कोई बात नहीं करना चाहूँगा। इकबाल मजीद का जो अभी तक कॉर्पस है उसका असेसमेंट बाकी है, और वो शमी मोहम्मद रफ़ी साहब जैसे लोग कर सकते हैं, शारिफ साहब जैसे लोग कर सकते हैं। इतना ज़रूर मैं चाहूँगा कि जो इनकी एक तो एक शख्सियत में बड़ी ड्रामाइयत है इनके, वो मैं देखता आया हूँ अपनी तालिब इल्मी के ज़माने से, मगर जो स्क्रिप्ट्स इनकी हैं रेडियो प्लेस की तमाम चीज़ें, मुझे नहीं मालूम कि वो कहीं जमा हुई, नहीं हुई या नहीं। तो एक काम तो ये कम से कम हो सकता है कि जो प्लेस इनके हुए हैं रेडियो प्लेस, उनको तो कम से कम जमा किया जाए, रिश्ता बढ़ा जाए। जी हाँ, ये हो जाए। अब रहा रतन सिंह साहब का मामला, तो इनसे तो मेरी गुफ्तगू बराबर होती रहती है, और चीज़ों का आप छोड़ दीजिए। मैं समझता हूँ कि रतन सिंह ने की जो आप बीती है वो इंस्टेंट क्लासिक है। जो अफसाने आप लिखते हैं वो एक आपका एक अंदाज है, मगर वो जो आप बीती है मैं समझता हूँ कि वो बहुत दिन जिंदा रहेगी, इसलिए कि और तीसरी चीज़ जो आपकी है, जो जिसको मेरा ख्याल है खोलने में बहुत वक्त लगेगा, वो एक और किताब आपकी है जो मैं 3 दफ़े पढ़ चुका हूँ, लेकिन अभी भी मैं उसको समझने की और कोशिश कर रहा हूँ। तो वो एक इल्हामी जो अंदाज़ है, मैं समझता हूँ है ना, हाँ, तो एक इनकी तहरीरों में जो एक इल्हामियत मैं ये कह सकता हूँ पाई जाती है, वो बहुत रेयर है। और अब रतन सिंह ने ये भी बताया कि भाई पहला अफसाना मैंने आपका अलीगढ़ में कैफ़े डे फूंस में सुना है, पता नहीं आपको याद है कि नहीं याद है, जिसमें एक रिटायर्ड जो पोस्ट मास्टर है वो अपने बेटे के यहाँ के रहने लगता है और बड़ा खाली खाली महसूस करता है। तो कुछ दिनों बाद उसका बेटा जो है वो उसके घर पे उसके नाम की तख्ती लगा देता है, जिससे फिर से उसकी जो फरादियत है, अब ये बहुत सटल चीज़ें हैं जो महसूस कर सकते हैं आप। तो जो एक रॉनेस है इनके, छोटी छोटी कहानियाँ हैं, उस ज़माने में अपनी राह निकालना आसान नहीं था। ये सब लिख रहे थे, बेदी भी लिख रहे थे, मिंटू भी लिख रहे थे, ये उस ज़माने की बात है तकरीबन। तो मैं समझता हूँ कि ये दोनों मुख्तलिफ हैं, लेकिन दोनों जो हैं हमारे अहद के बहुत बड़े का लफ्ज़ में इस्तेमाल नहीं करना चाहता, बहुत क्रिएटिव अफसाना निगार हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इनके ऊपर तनकीद की और तमाम चीज़ें तह लगा करके जो लुत्फ़ है उसको ज़ाया न किया जाएगा। शुक्रिया। हज़रात, थोड़ा सा वक्त मैंने अपने मुंतज़मीन से और मांग लिया है, चूँकि ये गुफ्तगू चल रही है और आप लोगों की दिलचस्पी जिस तरह से इस गुफ्तगू में कायम है, मैं चाहता हूँ कि 2-4-5 मिनट और आपसे बात करने का मौका मिल रहा है, तो हम चाहेंगे कि कुछ बातें और आप शेयर करें अपनी। ये जो आपकी जो खुदनविश्त है, इसका जिक्र आया अभी, शायद मेहदी साहब ने किया, हमारे शाहिद हनफी साहब ने भी किया है, बीते हुए दिन। कुछ ज़रा सा उसके बारे में, ये बहुत सी खुदनविश्तें लिखी गई हैं, इतना सारा कहानी लिखने के बाद आपने अपनी कहानियों में बराबर जो है वो अपने उस बचपन को, अपने उन दिनों को, उस कंपोजिट कल्चर को
याद किया है, जगह जगह आपकी कहानियों में उन सब का जिक्र आता रहा है। बल्कि जिक्र आया था अभी, छोटी छोटी कहानियाँ लिखी हैं आपने, और आपकी कहानी जो है, कहानी और शायरी उसका, वो दोनों का के जो सरहदें हैं उसको तोड़ती हैं। आपकी कहानी बुनियादी तौर पे एक शायराना ख्याल को कहानी की तस्लीम करने का, कहानी का रूप दे देने का एक तरीक़ा है जो आपने एक वज़ा किया है अपने लिए। तो ये जो आपका जो अब खुदनविश लिखी है आपने, इतनी कहानी ज़िंदगी के बारे में लिख दी, उसके बाद भी एक कमी रह गई जो आपने खुदनविश लिखकर पूरा किया है। जी, इसके बारे में बताइए। खुद निविष्ट मैंने लिखी नहीं, यूँ कहना चाहिए कि डॉक्टर कमर रईस ने लिखवा ली ज़बरदस्ती। वो मेरे मिजाज को भी जानते थे। उन्होंने वो मुझे फेलोशिप दी उर्दू अकेडमी की तरफ से। वो 2 साल बीत गए, वो मैंने फिर भी मैंने कहा मैं अपने बारे में क्या लिखूं। उसने फिर कमर रईस कहने लगे, अच्छा मैं 1 साल तुम्हारी फेलोशिप और बढ़ाता हूँ, लेकिन भैया इसमें लिख दो। मुझे कुछ समझ में फिर भी नहीं आ रहा था, लेकिन मैं समझ गया कि अब तो ये मजबूरी है, लिखनी ही पड़ेगी। तो मैंने आसान तरीका ढूंढ लिया कि पहले अपनी पैदाइश के बारे में बात करूं, फिर तालीम के बारे में, फिर सर्विस के बारे में, फिर अदब के बारे में। तो इस तरह से जब मुझे चैप्टर एक तरह से दिमाग में आ गए, तो मैंने आप बीती उसमें मैंने इस तरह वो बीते हुए दिन जो चीज़ थी वो लिख दी। लेकिन एक बात आप महसूस करेंगे कि उसमें भी कहानी की जो क्यूरियोसिटी है, वो बीते हुए दिन में भी कहानीकार, वो लगता है कि किसी कहानीकार ने भी बीते हुए दिन वो आप बीती लिखी है, किसी नक्काद ने नहीं। दोनों में जो फ़र्क हो सकता है तहरीर में, कि आगे जानने की कोई बात को क्यूरियोसिटी बनी रहे, वो मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है। एक बात इसी बीते हुए दिन के सिलसिले में मेरे कभी कभी कमी महसूस होती है अपने उस सिलसिले में कि जिस अदबी माहौल ने मुझे कहानीकार बना दिया, वो शायद पूरी तरह उसमें नहीं आ पाया। लखनऊ उस वक़्त मैंने जैसे बताया पहले कि अलीबास हुसैनी साहब थे, यशपाल जी थे, और मेरे कंटेम्प्रेरीज में सारे बहुत अच्छे कहानीकार थे। मसीह हसन रिजवी, मुझे याद है एक बार उन्होंने एक कहानी सुनाई मट्टी। मुझे वो उसमें एक पाकिस्तान का से गया हुआ आदमी यहाँ से वो वापस लखनऊ आता है, गलियों में घूमता है, वो उन्होंने वो मट्टी कहानी सुनाई, तो मैं ज़हनी तौर पर खुद अपने गांव चला गया और मेरी आंखों में आंसू आ गए। तो वो जो लोग यहाँ पे अच्छे राइटर्स ने दरअसल मुझे थोड़ा मुझसे कुछ अच्छी कहानियाँ लिखवा ली, यूँ कहना चाहिए। वो माहौल बड़ा सेहतमंद था नतीजे के तौर पर। दूसरी बात ये कि मोहम्मद हसन साहब का एक जुमला मुझे कभी नहीं भूलता, कुछ लिखा नहीं लिखा, खुराक की कमी हो रही है, पढ़ना शुरू करो। मुझे अल्बर्टो मोराविया का नावल ख़ास तौर से उन्होंने मुझे दिया और उस पर निशान लगा के दिया कि कम से कम इन चैप्टर्स को 2-2, 3-3 दफ़ा पढ़ो। इस तरह उनका बड़ा करम रहा। दूसरे ये कि हम लोग लखनऊ में एक दूसरे से पूछ लेते थे भैया कौन सा पर्चा आया, एक दूसरे में वो बांट लेते थे। जो कुछ सब सारे साले शहर है सबके पास नहीं आते थे। तो ये जो एक तरह से कोऑपरेशन हो गया आप राइटर्स में आपस में हो गया था कि एक दूसरे से किताबें लेके मांग ले, अच्छी किताब किसी के पास आई तो वो जिक्र करता था। इसके बारे में एक बड़ा मशहूर जोक भी है कि अहमद जमाल पाशा से किसी ने कहा कि मैंने वो किताब पढ़ ली है।
अरे वो तो मैंने 1 साल पहले पढ़ ली थी। जमात पाशा ने कहा तो पता चला वो किसी टेक्निकी किताब, कोई किताब थी जिसका अदब से कोई ताल्लुक ही नहीं था। तो इस तरह की चीज़ें, एक तरफ ये कहने का मतलब ये है, इसमें मजाक न लीजिए, एक तरह से होड़ थी सबके अंदर कि भाई मैंने ये पढ़ ली, तुमने ये पढ़ी कि नहीं, मैंने ये पढ़ लिया, तुमने ये पढ़ा कि नहीं। वो जो पढ़ना था और एक दूसरे में किताबें और रसायल बांटना था, उससे ये होता था कि हमें पूछने के अब वो, अरे भाई कृष्णचंद्र की फलां कहानी आई आपने पढ़ ली, बेदी की फलां कहानी आई आपने पढ़ी। ये जो हमारे अंदर एक दूसरे साथ क्यूरियोसिटी थी और एक दूसरे को पर्चे किताबें बांटते रहते थे, उसने भी मुझे अच्छा लिखने में मावन हुआ है। अभी इकबाल मजीद साहब और रतन सिंह साहब की दोनों की कहानियों की 2 खसूसियात की तरफ जिक्र शारिफ साहब ने कहा कि छोटी कहानियाँ लिखी। शाहिद मेहदी साहब ने कहा कि इकबाल मजीद साहब के यहाँ का मिजाज बड़ा तेज़ाबी है। मैं इकबाल मजीद साहब इस तेज़ाबी मिजाज में मुझे याद आया कि अभी हाल में मैंने अभी शायद जिक्र भी किया था कि अब भी आपके अंदर इतना एक गुस्सा है, एक तरह का तेज़ाबियत का लफ्ज़ जो इस्तेमाल किया गया। अभी हाल में आपकी कहानी छपी थी किताब पर पेशाब करने वाली। ये कहानी जो है एक इस वक्त जो इनामों की और उर्दू एकेडमियों की सियासत चल रही है और जिस तरह से बहुत मामूली लोग बड़े लोगों को जिस तरह से समाजी तौर पे, जिनका अदबी कद बड़ा है लेकिन उसको समाजी तौर पे वो ज़ेर करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें जो एक मुसन्निफ़ का, लिखने वाले का एहतजाज है वो जिस तरह से आया है, किताबों पर पेशाब करने वाली जी। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था साहब, मैं वो बात जो है, जो अभी मैंने जब ये कहानी पढ़ी थी और चूँकि किताब का इसका नाम था किताब पर पेशाब करने वाली, तो कई लोगों ने ये भी कहा कि साहब ये ऐसा नहीं नाम रखना चाहिए था। तो हमने कहा साहब ये तो इकबाल मजीद साहब का मिजाज है और लिखने वाला जो है उसे अपने गुस्से के इजहार के लिए, उससे अपने जज्बात के इजहार के लिए जो लफ्ज़ ज़्यादा मौजू होता है, ये हमारी ज़बान है। जब हम मतलब एक पेशाब करने वाली के लफ्ज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। मुझे याद है अखिलेश की एक कहानी छपी थी, बहुत पुरानी, हिंदी में लिखते हैं अखिलेश, उनकी एक कहानी थी चिट्ठी। तो वो तज़किरा था जिसमें ये जो लखनऊ यूनिवर्सिटी में ये स्टूडेंट्स यूनियन है, स्टूडेंट्स यूनियन में जो वहाँ जो ज़ात पात है, कास्टिज़म है, तो वो कहता है कि वो एक जो है वो गुस्से में कहता है कि इस लखनऊ सदारत की कुर्सी पे, स्टूडेंट्स यूनियन के प्रेसिडेंट की कुर्सी पे, कहता है कि इस पे ब्राह्मण छोड़ के कोई पादा भी नहीं है। तो ये जो बयानिया में जो बर्जस्तगी है, वो जो चीज़ है उसको, उसका, या ज्ञान रंजन ने लिखा था कि भाई इन औरतों को देख के लगता है कि बाल्टी भर हकती होंगी। तो इस तरह का बयान करना जो है मुसन्निफ़ के अपने जज्बात का इजहार है, और सिर्फ यही नहीं है बल्कि समाज का पूरा इजहार है। तो ये जो मिजाज की तेज़ाबियत है आपकी, ये आपके यहाँ अब भी कायम है। तो क्या लगता है आपको, कैसे आपने इसको कायम रखा है, जबकि आप खुद महसूस कर रहे हैं कि ज़िंदगी जो है उसने आपको महदूद कर दिया है मादी तौर पे, फिज़िकली अब आप लिमिट हो गए हैं? मेरे तमाम साथी दोस्त जो यहाँ बैठे हैं और जिनको अदब से दिलचस्पी है, वो ये बात अच्छी तरह से महसूस करते होंगे कि तख्लीक़ी काम बिल्कुल उस वैसा ही है जैसे आपके अंदर कोई ज़बरदस्त टेंशन है और वो आउटलेट उसको चाहिए, और जब वो उसको मिल जाता है तो उसे एक रिलीफ, जैसे कि कोई बहुत देर से पेशाब रुका हुआ हो और वो करे तो वो उसको एक रिलीफ मिलता है। हम जिस अहद में पैदा हुए हैं, पढ़े हैं, बढ़े हैं, वो इन्हीं सारे टेंशन्स का जो कि इंसान के ख़िलाफ़ जा रहे हैं, यानी डिसहार्मनीज़ जो हैं हमारी ज़िंदगी की, जिन्होंने हमको बिल्कुल बौना बना दिया है,
एकदम कीड़ा बना दिया है। हम उसको बयान करें तो कैसे करें, किस तरह से करें? तो वो जो हमने, जैसे कि आपने बताया कि इस्तेआराती भाई ज़बान और वो असलूब इस्तेमाल करना तो अदब का काम ही है, पहला काम ही यही है। तो उस एतबार से हमने एक तजुर्बा किया और वो लेकिन बुनियादी तौर पर बात वही है कि हमें कहीं कुछ गड़ता है, जब तकलीफ़ पहुंचाता है तो फिर हम उसको किसी तरह से रिलीफ अपने को देने के लिए कोशिश करते हैं। टेंशन बहुत बड़ी चीज़ है, जैसा अभी इकबाल मजीद साहब ने कहा। लेकिन वो जो है कभी जैसे डाउन द मेमोरी लाइन जिसको कहते हैं, कोई ऐसी याद अपनी अदब के सिलसिले से, कोई हवाले से, कोई ऐसी खूबसूरत याद जिसको आप अपने शेयर करना चाहेंगे? कहानी के टेंशन की तो बात हुई, आपकी कहानियाँ उस पूरे टेंशन की ज़ायदा हैं, उसकी पैदावार हैं। कोई ऐसी बात जो आपके जहन में अदब के हवाले से एक अच्छी याद की तरह मौजूद है? भाई मैं माफ़ कीजिएगा, आपका मतलब समझ नहीं पाया और किस तरफ इशारा है आपका, मैं माजरत खा हूँ। और ना मुझे ऐसी कोई याद है, ऐसी बात मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि मैं क्या कहना चाहिए। कोई ऐसी कहानी या कोई ऐसी तहरीर जो आपने लिखी और आपको लिख के लगा कि ज़िंदगी में जैसे कोई बहुत बड़ा काम कर लिया आज आपने, और वो आपके दिल में हमेशा एक अच्छी याद की तरह मौजूद रही? हर लिखने वाले के साथ कहीं ना कहीं ये बात ज़रूर होती है। भाई अब ये इतना बस याद है कि एक कहानी इद्दू चच्चा के नाम से लिखी, और वो शाहरा उस ज़माने में बहुत कहना चाहिए कि तरक्की पसंद हलकों में अहमियत रखता था, उसको भेजी। जो अंसारी थे उसके एडिटर उस वक्त, उन्होंने ख़त लिखा कि हमने 50 कहानियाँ जो हमारे दफ्तर में पढ़ी हैं उनमें से ये हमने निकाली है, जिसको हम उसमें छाप रहे हैं। वो जो तसल्ली और सुकून और जो खुशी और जो भी कहिए आप उसे, हाँ जो, हाँ जी 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 ज़ोया अंसारी साहब जैसे सख्त मिजाज, हाँ जी हाँ। तो जैसे हमको डिस्कवर कर लिया गया हो, हमें पहचान लिया गया हो, तो जो आपको खुशी ये होती है कि मैं पहचाना जा रहा हूँ, तो वो खुशी उतनी देर के लिए ज़रूर हुई थी। उसके बाद तो फिर कभी कोई ऐसा वो मौका आया नहीं। हर लिखने वाले की ज़िंदगी में एक ना एक ऐसा खुशी का मौका ज़रूर आता है। हज़रात, गुफ्तगू थोड़ी सी और हो सकती है अगर ऑडियंस में से कुछ लोग, आपने कुछ थोड़ा सा वक्त अभी और है हमारे पास, हमने लिया है जी। मैं ऑडियंस में आप कुछ बोलना चाहेंगे, आप भी ज़रूर बोलिए, थोड़ा सा वक्त दे करके। मैं यहाँ अंजुम उस्मानी साहब बैठे हैं, हमारे सीनियर अफसाना निगार हैं, और इन लोगों से बहरहाल इनकी भी इरादत रही है, तो मैं चाहूँगा कि वो भी ज़रा सा कुछ अपने ख़यालात का इजहार फरमाएंगे, मुख्तसरन सही। मेरा एक सवाल है, आप दोनों से मुश्तरका सवाल है कि आप दोनों ऑल इंडिया रेडियो से बहुत दिनों तक मुताल्लिक़ रहे हैं, और आप दोनों ने ऑल इंडिया रेडियो में उर्दू के लिए बहुत काम किया। उसमें से अफसाना जो आप दोनों ने प्रमोट किया, उसके बारे में कुछ बताइएगा कि आप यहाँ आके बात करें। मैं आपसे करीब से आपसे रतन सिंह साहब, आप ऑल इंडिया रेडियो में डायरेक्टर रह चुके हैं, हैदराबाद में भी रह चुके हैं, और इकबाल मजीद साहब भोपाल में भी रह चुके हैं। तो ऑल इंडिया रेडियो में आप दोनों के दौर में उर्दू अफसाने को बहुत सराहा गया, और आप लोगों ने बहुत से नए अफसाना निगारों को मौका दिया। तो वो जो आपके उस ज़माने के एक्सपीरियंस थे, जो आपने तजुर्बे भी किए, उनके बारे में कुछ बताइएगा कि आपकी ऑल इंडिया रेडियो की जो सर्विस थी वो उर्दू अफसाने से किस तरह से उसका ताल्लुक़ बना।
इस सिलसिले में मुझे एक वाक़या याद आता है कि एक साहिबा हैं, वो BHU में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थी, कमर जहाँ। उनसे मेरी कहीं मुलाकात हुई किसी के घर पे, तो एक तो वो लड़की शिया है और दूसरे महमूद साहब की नैयर मसूद साहब के वालिद की स्टूडेंट है। ज़बान उसकी बेहद खूबसूरत। मैंने कहा उसको कहा कहानियाँ लिखो, कहीं कोई कुछ नहीं। मैंने एक कांटेक्ट उनको भेज दिया। मैं जब लखनऊ रेडियो स्टेशन पे था तो मैंने उनको एक कांटेक्ट कहानी का भेज दिया। अब वो कहानी लिख के ले आई। उसके बाद वो सिलसिला उनका रेडियो में एक दफ़ा नाम रजिस्टर हो गया, फिर वो शुरू हो गया सिलसिला। मैं तो लखनऊ से किसी और जगह चला गया, लेकिन उनके नाम कांटेक्ट आते रहे कहानियों के वक्तन फ़क्तन, यहाँ तक कि एक कहानियों का मजमुआ भी उनका छप गया। इस तरह से मैं रेडियो में जहाँ भी गया, मैंने यहाँ तक कि मैं विशाखापट्टनम का जब डायरेक्टर था, वहाँ तो उर्दू वाला कोई नहीं था, लेकिन मैं वहाँ की लैंग्वेज में मैंने कोशिश की थी कि नए कहानीकार सामने आए। रेडियो एक तरह से अच्छा माध्यम है आवाम तक पहुँचने का। जिसको पढ़ने का शौक़ नहीं, उस तक भी कहानी पहुँच सकती है। लेकिन एक मसला है, को किसी हद तक अच्छा भी है और किसी हद तक नुकसानदेह भी है। रेडियो में आम तौर पे वो कहानी कामयाब ज़्यादा होती है जिसमें बात आसान हो और आसानी से समझ में आ सके और कहानी आगे ज़रूर बढ़े। तहरीर में बाज़ औक़ात मुमकिन है मेरी हज़ारों साल लंबी रात शायद रेडियो पे कामयाब ना हो, लेकिन और कहानी जिसमें घटनाक्रम हो, वो कहानी ज़्यादा कामयाब होती है। इस तरह से कश्मीर में मैं रहा, श्रीनगर में रहा, वहाँ भी कई नए कहानीकार, वहाँ तो उर्दू वाले लोग भी हैं, लेकिन कश्मीरी ज़ुबान में भी कुछ लोगों ने कहानियाँ लिखना शुरू की और वो सुनाई। असल में यहाँ तक कि मैं जब विशाखापट्टनम में था जब डायरेक्टर, तो एक दफ़ा मुझे मौका मिला कि 1-2 महीने के लिए मुझे हैदराबाद कोई था नहीं, तो वहाँ जाके काम करना पड़ा। तो वहाँ दिलानी बानो और वो थे एक और अच्छे कहानी का इकबाल मतीन वहाँ तो थे ही। इसके अलावा कुछ लोगों ने लिखना शुरू किया, वो आगे कितना बढ़े मुझे नहीं मालूम। लेकिन कहानी मेरा हमेशा शौक़ रहा और जिस भी रेडियो स्टेशन पे गया, बल्कि मैंने लखनऊ में ही नौजवानों का एक प्रोग्राम शुरू किया था जिसमें नए लोग जो हैं वो कहानी सुनाए। और उसमें बल्कि एक दफ़ा हम लोग शेड्यूल बना रहे थे, तो मैंने वो बेगम अख्तर के शौहर वो आ गए, उनसे मैंने पूछा भाई किसी लड़की का नाम बताओ जो कहानी लिख सके। उन्होंने एक नाम बता दिया, मैंने उनको कांटेक्ट भेज दिया। अब पता चला कि जब वो लड़की रिकॉर्ड करने के लिए आई तो वो 60 साल की बुढ़िया थी। उसकी उम्र को देख के मेरे साथ प्रोड्यूसर शफात अली थे, वो तो मुस्कुराते हुए बाहर निकल गए, अब तुम निपटो इस लड़की से। और खैर लेकिन ये हुआ, अब हमें सिर्फ और कुछ वो कहानी उन्होंने सुना दी, लेकिन सिर्फ यही प्रॉब्लम थी कि उसको यूथ प्रोग्राम में ब्रॉडकास्ट कैसे करें। 30 रुपये सिर्फ फीस देते थे उस ज़माने में, लेकिन उनकी आवाज़ जो थी वो किसी तरह भी यंग नहीं थी। लेकिन खैर इस तरह के तजर्बे तो होते ही रहते हैं।
और मेरा ख्याल है अंजुम उस्मानी यहाँ बैठे हैं, जी। मुमकिन है इन्होंने भी इस किस्म हाँ, के ये लोगों आपसे सवाल आ गया था। मैंने असल में मैं चाह रहा था कि ऑडियंस कुछ अपने ख्यालात का इजहार करें, ना कि सवाल करें आप लोगों से। मतलब आप लोग की बातें सुनना हम लोगों के लिए हमेशा ही एक सआदत रही है। लेकिन ये कि आप लोगों के बारे में अब हमारे नए लोग क्या सोचते हैं और किस तरह सोचते हैं, किस तरह महसूस करते हैं, उसका इजहार किस तरह करते हैं, ये एक बड़ा अहम आपकी ताज़ीम और तकरीम का एक बहुत बड़ा तरीक़ा यही है कि हम ज़रा अपने लोगों से, यहाँ जो लोग बैठे हैं वो कुछ मुख्तसरन एक दो जुमलों में अपने तासुरात का इजहार करें। पहले मैं अंजुम उस्मानी भाई से कहूँगा कि वो ज़रा ज़रूर कहें इनके बारे में। शुक्रिया खुर्शीद। एक जुमले के लिए आपने कहा तो बस एक दो कहा है मैंने, वो तीन भी हो सकता है। चलिए एक जुमला तो एक ये गुना है दो भी हो सकता है और एक और दो एक तीन जुमला भी। तो है कि हम लोग मुझ जैसे लोग यानी मेरी उम्र के लोग जो भी लिख रहे हैं और लिखते रहे और लिख रहे हैं, वो शऊरी और गैर शऊरी तौर पर इन सब हज़रात के मरहून मिन्नत रहते हैं, क्योंकि अगर ये लोग न लिख रहे होते तो यकीनन हम लोग भी न लिख रहे होते। तो एक तो हमें यानी हमेशा असरजी साहब तो खैर बहुत ही हम बात करते रहते हैं, इकबाल मजीद साहब से भी हम लोग जब भी भोपाल गए इनके से मुलाकात भी होती रही और इनको पढ़ के हम लोगों ने लिखना सीखा है। तो सीखा हो या ना सीखा हो उस तरीके से, यानी चाहे हमारा लिखना इनके लिखने से मुख्तलिफ होना भी चाहिए, मुख्तलिफ फरहत का मुख्तलिफ होता है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि इनकी कहानी में मौजूदगी जो है वही हमारी मौजूदगी की ज़ामीन है। मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझ रहा हूँ कि इन दोनों अपने बुज़ुर्गों को, बड़े कहानीकारों को एक साथ बैठे हुए देख रहा हूँ। बहुत शुक्रिया। कोई और साहब अगर कुछ कहना चाहें बतौर ताज़ीम और तकरीम, जी उनको दीजिए ज़रा। जी, ख़ास तौर से मैं चाहूँगा कि नौजवान जो यहाँ मौजूद हैं उन्होंने कितना पढ़ा है इनको और किस तरह से महसूस किया है, किस तरह से अपनी ज़ात में जज्ब किया है इनकी कहानियों को, इनके अदब को। जी फरमाइए। कहानियाँ तो नहीं, लेकिन खुद नविश्त पढ़ी है रतन सिंह सर की बीते हुए दिन, और बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई मैं उसे पढ़ने के बाद। उसके बाद फ़ोन भी किया था सर को, लेकिन फिर वक्त नहीं मिल पाया मिलने के लिए। सर ने कहा था कि अगले संडे पे आना, लेकिन अगले संडे में फिर टाइम नहीं मिला, उस संडे को जाना था। जी। तो जो खुद नविश्त है उसमें ज़िंदगी का पूरा सफ़र बीते हुए दिन में, और अपनी जितनी इन्होंने मुश्किलात से कहानियाँ लिखी, फिर रेडियो पे नशर करना, फिर जैसे जैसे इन्होंने पूरी इंडिया में अपना जहाँ जहाँ रहकर अपनी कहानियों को और अपनी जॉब को साथ में लिया, फिर लखनऊ में रहते थे और वहीं पे ही रेडियो पे अपनी कहानियाँ नशर करते थे। वो सब पढ़ के बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई थी। ये वो जो एक जुमला तकरीम का जो आप नहीं कह पाई इनसे, उसको पढ़ने के बाद में अगर आप शेयर कर सकें तो ज़रूर कीजिए। तासुर का, तकरीम का, ताज़ीम का। मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा ज़िंदगी का संघर्ष, जो इन्होंने मेहनत की और उसके साथ साथ अपने अदब को भी पढ़ते रहे, जॉब भी की, ये सब मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा उस किताब में। हज़रात, मैं आप तमाम हज़रात का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। वक्त हमने जो थोड़ा सा लिया तो उसको थोड़ा सा और मज़ीद खींच दिया और आगे बढ़ा दिया। आपने इन बुज़ुर्गों को साथ सुनने का और आप लोगों के ख़यालात सुनने का और इन्हें देखने का ये हमें मौका मिला। और मैं आप सभी का, आपका इकबाल मजीद साहब, आपका बेहद शुक्रगुज़ार हूँ रेख्ता की तरफ से कि आप लोग तशरीफ़ लाए। जी, रतन सिंह साहब एक पैगाम देना चाह रहे हैं अपने नौजवानों के लिए कि लोग अदब पढ़ें। अदब से शख्सियत में निखार पैदा होता है, शख्सियत में तहज़ीब पैदा होती है। ये हमारी शख्सियत की तहज़ीब का ज़रिया है अदब, शायरी आप ज़रूर पढ़ें। इसके साथ ही हम आज की इस गुफ्तगू को आप तमाम हज़रात के शुक्रिया के साथ और इकबाल मजीद साहब और रतन सिंह साहब अपने इन दो बुज़ुर्गों की ख़ास के लिए ख़ास शुक्रिया और ताज़ीम के साथ आज की इस गुफ्तगू को ख़त अंजाम पहुँचाते हैं।